Good afternoon, everyone. Welcome to Exact IAS. Here I am Twinkle Kotwani with you all discussing today's newspaper. Without starting our discussion, we wish you all हमारी पूरी Exact IAS की टीम से आपको हैप्पी दिवाली। होप कि आप सबकी दिवाली बहुत अच्छी रही हो, आप सबने बहुत अच्छे से सेलिब्रेशंस की हो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हमारे नवंबर का मंथ स्टार्ट हो चुका है। वी हैव जस्ट 2 months लेफ्ट फॉर अवर मेंस प्रिपरेशन। सो विदाउट गेटिंग डिले आप अपनी मेंस की प्रिपरेशन को फटाफट वाइंड अप करना स्टार्ट करिए। जनवरी से आपको प्रीलिम्स ओरिएंटेड ही प्रिपरेशन पर लगना पड़ेगा। सो स्टार्ट करते हैं। हमारी फर्स्ट न्यूज है, जीएसटी रेसिप्ट्स ग्रोथ पिक्स अप अगेन बट स्टिल ऑफ टारगेट। बेसिकली इस फर्स्ट न्यूज में जीएसटी के बारे में बताया गया है। इस न्यूज को समझने के पहले हम थोड़ा सा स्टैटिक पार्ट समझते हैं कि आखिर जीएसटी क्या है। जीएसटी इज अ काइंड ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स दैट इज लेवाइड ऑन द डोमेस्टिक कंजप्शन ऑफ द गुड्स। बेसिकली जब एक कंट्री में, एक जियोग्राफिकल रीजन में किसी गुड्स का डोमेस्टिक कंजप्शन होता है, उस गुड्स के कंजप्शन पर जीएसटी लगाया जाता है। जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। थोड़ा सा और डेप्थ में चलते हैं। टैक्सेस दो टाइप के रहते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। ऐसे टैक्सेस जिसका इफेक्ट और जिससे हम रिसीव करते हैं, जिस पर हम टैक्स लेवाई करते हैं, दोनों एक ही पर्सन पर लगता है, उसे बोला जाता है डायरेक्ट टैक्स। फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। ये सारे टैक्सेस अगर मैं आपसे ले रही हूँ, मतलब कि इसका इफेक्ट भी आप पर पड़ रहा है और ये आप ही दे रहे हैं, ये होते हैं डायरेक्ट टैक्सेस। दूसरा टाइप रहता है इनडायरेक्ट टैक्सेस, मतलब कि जिसको हम लेवाई अलग पर्सन पर करते हैं और उसका इफेक्ट अलग पर्सन पर पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल जो भी गुड्स हम लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं जा रही हूँ एक पार्ले जी का बिस्किट का पैकेट लेने, तो वो टैक्स देगा तो मुझे बिजनेसमैन, पर वो खुद के जेब से कभी नहीं निकाल के देगा। वो पैसा वो वसूल करेगा अपने कंज्यूमर से, अपने कस्टमर से, जो उससे वो गुड्स लेने आएंगे। सो ये होते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। 2016 में हमारे सामने आया जीएसटी। जीएसटी ने मोस्टली इनडायरेक्ट टैक्सेस को ही सब्ज्यूम किया। मतलब कि पहले क्या होता था, अलग अलग टाइप के इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए जाते थे। फॉर एग्जाम्पल वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स। मतलब कि वैरायटी ऑफ टैक्स होने की वजह से काफी ज्यादा कंफ्यूजन होती थी कंज्यूमर्स के पास, साथ के साथ उनको कैलकुलेट करने में भी प्रॉब्लम होती थी। गवर्नमेंट ने एक टैक्स लाया जिसके अंतर्गत 17-18 इनडायरेक्ट टैक्सेस को सब्ज्यूम कर दिया और उसे बोला गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसके अलग अलग फीचर्स हैं। फॉर एग्जांपल पहला, ये अप्लाई होता है सप्लाई साइड में। पहले क्या होता था, जब सर्विस टैक्स अलग अलग टाइप्स के होते थे, तो जो इनडायरेक्ट टैक्स रहता था वो मैन्युफैक्चरिंग साइड पे लगाया जाता था। मतलब कि अगर मैं कोई रॉ मटेरियल लाना चाहती हूँ, सपोज मैं एक कार फैक्ट्री की ओनर हूँ, मुझे कार बनानी है, तो मैं अलग अलग जगह से रॉ मटेरियल्स कलेक्ट करूंगी। एक जगह से मैं जाके टायर लेकर आऊंगी, एक जगह से मैं विंडोज लेकर आऊंगी। सो अलग अलग जगह में मुझे मैन्युफैक्चरर के पास जाके पैसे देने पड़ते थे, टैक्स देना पड़ता था, और उस टैक्स को मैं अपनी अल्टीमेट लास्ट कॉस्ट में काउंट करती थी। इससे क्या होता था, जो टैक्स का बर्डन रहता था वो कंज्यूमर के ऊपर ज्यादा पड़ने लगा था। मतलब कि डबल टाइम टैक्स कैलकुलेट होने लगते थे और उसका इफेक्ट अल्टीमेट कंज्यूमर पर ज्यादा पड़ता था। इसलिए टैक्स को इजी बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग साइड पर टैक्स ना लगाकर सप्लाई साइड पर टैक्स लगने लगा, जीएसटी। नेक्स्ट, डेस्टिनेशन बेस्ड, मतलब कि जो एंड कंज्यूमर रहेगा उसे पे करना पड़ेगा। अब बात की गई ड्यूअल जीएसटी की, मतलब कि जीएसटी को 3 टाइप्स में मेजरली डिवाइड किया, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। सीजीएसटी मतलब कि जब जो टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं उसे बोला गया सीजीएसटी। जो टैक्सेस स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आए उसे बोला गया एसजीएसटी। देन आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड टैक्स। जो गुड्स इंटर स्टेट ट्रेवल करते थे उनको उनको 2 स्टेट्स के बीच में डिवाइड करने के लिए आईजीएसटी बनाया गया। ये हुआ हमारा फीचर्स। सेकेंड थिंग इज म्यूचुअली डिसाइडेड, मतलब कि टैक्स रेट्स हमने अलग अलग रखे। 4-5 टैक्स स्लैब्स रखे गए, 5%, 12%, 18%, 27% या 28%।
इन अलग अलग टैक्स स्लैब्स को कौन सा गुड किस टैक्स स्लैब में जाएगा उसे म्यूचुअली डिसाइड किया गया। म्यूचुअली डिसाइड करने के लिए प्रॉपर एक काउंसिल बनाई गई, जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल में सेंट्रल गवर्नमेंट के भी लोग रहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के भी लोग रहते हैं। दोनों के रिप्रेजेंटेटिव मिलकर म्यूचुअली डिसाइड करते हैं कि कौन से गुड्स पर कितने % टैक्स लगेगा। मतलब कि यहाँ पे फेडरलिज्म भी हमें बहुत अच्छे तरीके से दिखा कि किस तरह से यूनियन गवर्नमेंट अपनी ही सिर्फ मोनोपोली स्टैब्लिश करने की कोशिश नहीं कर रही है, जिस तरह से टैक्स रिसीव करने का हक स्टेट गवर्नमेंट्स का भी है। इसलिए कौन सा गुड किस टैक्स स्लैब में जाएगा वो डिसाइड करने के लिए उन्होंने म्यूचुअली जीएसटी काउंसिल बनाई। अब अगर लेजिस्लेटिव बेसिस देखा जाए तो 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके लिए हमने सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग अलग टैक्सेस, फॉर एग्जांपल सर्विस टैक्स हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, ये सारी चीजें सब्ज्यूम की। और स्टेट गवर्नमेंट के अलग अलग टैक्सेस, फॉर एग्जांपल लग्जरी टैक्स हो गया, वैट हो गया, ये सारी चीजें सब्ज्यूम करके जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया। बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 246A कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है गुड्स एंड सर्विसेज पर टैक्स लगाने के लिए। जीएसटी को और बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने जीएसटी काउंसिल बनाई, जिसे हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग दी। आर्टिकल 279A के तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया जीएसटी काउंसिल के बारे में, जिसमें यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर साथ के साथ स्टेट गवर्नमेंट के अलग अलग मिनिस्टर्स उस बॉडी में मिलकर रिप्रेजेंट करेंगे, एक काउंसिल बनाएंगे जो कि मेजर जीएसटी से रिलेटेड डिसीजंस लेंगी। अगर इसमें वोटिंग पावर देखा जाए तो 1/3 वोटिंग पावर रहती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, 2/3 वोटिंग पावर रहती है स्टेट गवर्नमेंट के पास। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर किसी भी डिसीजन तक पहुंचना है तो इसमें हमें 3/4 मेजोरिटी की जरूरत रहती है। मतलब कि सारे स्टेट्स यूनाइट होकर कोई डिसीजन नहीं ले सकते और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट भी मिलकर कोई डिसीजन नहीं ले सकती है। दोनों जब मिलकर एक कंसेंसस में पहुंचेंगे तब जाके कोई भी डिसीजन सामने आएगा जीएसटी काउंसिल के थ्रू। रिफॉर्म्स की बात की जाए कि आखिर हमने क्यों जीएसटी काउंसिल को सामने लाया, तो पहला कि इससे एक कॉमन नेशनल मार्केट बनेगा। इसको थोड़ा सा डेप्थ में मैं समझाती हूँ। पहले क्या होता था, जैसे महाराष्ट्र वाला रीजन हो गया, गुजरात वाला रीजन हो गया, ये थोड़ा सा ऑटोमोबाइल सेक्टर में काफी डेवलप्ड है। यहाँ पर मान लो कोई ऑटोमोबाइल बन रहा है, कोई कार मैन्युफैक्चरर हो रही है, तो उस पर टैक्स ज्यादा लगते थे। चूंकि उत्तर प्रदेश थोड़ा सा अंडर डेवलप्ड है, वहां पर इतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है, ऑटोमोबाइल सेक्टर इतना डेप्थ में नहीं डिपेंड में डेवलप हुआ है, तो वहां पर एज कम्पेयर टू महाराष्ट्र एंड गुजरात टैक्स कम लगता था। तो इसलिए जो लोग रहते थे ना, वो प्रेफर करते थे कि हम उत्तर प्रदेश से लेकर के आ जाए ताकि हमें टैक्स कम देने को मिले। बट जब जीएसटी आ गया, जीएसटी आने की वजह से पूरा एक नेशनल मार्केट बन गया, इंटीग्रेशन हो गया। चाहे आप वो प्रोडक्ट गुजरात में ले लो, महाराष्ट्र में ले लो, उत्तर प्रदेश में ले लो, बिहार में ले लो, मध्य प्रदेश में ले लो, किसी भी स्टेट में ले लो, आपको उस प्रोडक्ट की सेम कॉस्ट देनी पड़ेगी। ये एक नेशनल मार्केट बन गया। सेकेंड वन इज मिटिगेशन ऑफ कैस्केडिंग इफेक्ट। जो मैंने पहले बताया कि अगर मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ कार की, तो मुझे अलग अलग जगह पे अलग अलग टैक्स देना पड़ेगा और उस टैक्स को अल्टीमेटली मैं एंड प्रोडक्ट की प्राइस सेट करने के पहले कैलकुलेट करूंगी। तो उससे क्या होगा, जो मैंने टैक्स दिया है उसको भी मैं कैलकुलेट करूंगी और अल्टीमेटली उस टैक्स पर टैक्स लग जाएगा। इसे बोला जाता है कैस्केडिंग इफेक्ट। कैस्केडिंग इफेक्ट को खत्म करने के लिए भी जीएसटी लाया गया। देन रिडक्शन इन टैक्स बर्डन। कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म होगा मतलब कि टैक्स के ऊपर टैक्स खत्म होगा, इससे टैक्स बर्डन भी कम होगा। मेकिंग इंडियन प्रोडक्ट्स मोर कॉम्पिटिटिव। जब आपके प्रोडक्ट्स की कॉस्ट कम होगी, प्राइस कम होगी, तो ग्लोबल लेवल पर आपके प्रोडक्ट्स की वैल्यू बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, आपके प्रोडक्ट और कॉम्पिटिटिव होते जाएंगे। इजियर टू एडमिनिस्टर, मतलब कि पहले जितने मल्टीपल टैक्स रहते थे उतना बिजनेसमैन को कैलकुलेट करने में टफ होता था कि मेरा क्या प्रॉफिट हुआ, क्या आया, क्या गया। अगर जीएसटी आ गया तो एक ही टैक्स है, अब आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे कि मेरा पैसा कितना टैक्स में जा रहा है, कितना मैं प्रॉफिट निकाल पा रहा हूँ, क्या मेरे बिजनेस की पोजीशन आज की डेट में है। अगर एग्जेप्शन की बात की जाए, जीएसटी में हमने हर एक चीज को सब्ज्यूम नहीं किया, कुछ चीजें उससे बाहर भी रही, जैसे कि पहला कस्टम ड्यूटी, दूसरा लिकर हो गया,
टोबैको प्रोडक्ट्स हो गए, पेट्रोलियम हो गया, ये सारी चीजों से स्टेट गवर्नमेंट्स को बहुत प्रॉफिट होता है। जब स्टेट गवर्नमेंट्स लिकर बेचती हैं, चाहे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बेचती हैं, इससे उनको बहुत प्रॉफिट होता है। तो इस प्रॉफिट की मार्जिन को मेंटेन रखने के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स ने कहा कि हम अभी इन प्रोडक्ट्स को जीएसटी के अंतर्गत नहीं ला रहे हैं। अगर ये उसके अंतर्गत आ जाएंगी तो उससे क्या होगा कि हमारा जो जीएसटी है, मतलब कि जो स्टेट के पास प्रॉफिट है, वो कम होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट जीएसटी। तो आज की जो रिपोर्ट आई है उसमें यह है कि जीएसटी रिसिप्ट्स, मतलब कि जितना गवर्नमेंट ने जीएसटी अपने पास रिसीव किया है वो ग्रोथ हुआ है, मतलब कि हमारे पास ज्यादा अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव हुआ है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। सिकनेस इन्फॉर्मिटी आर ग्राउंड्स फॉर बेल इन पीएमएलए केस से सुप्रीम कोर्ट। इस एडिटोरियल को, इस न्यूज को समझने के पहले हम समझते हैं पीएमएलए क्या है। पीएमएलए बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए लाया गया एक एक्ट है। तो पहले हमारे लिए समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग मतलब जब किसी भी इलीगल सोर्स से आप पैसा कमाते हो, पैसा अर्न करते हो और उसे घुमा फिरा कर मेन इकोनॉमी में लाने की कोशिश करते हो, उसे बोला जाता है मनी लॉन्ड्रिंग। इस मनी लॉन्डर करने के लिए कई स्टेजेस रहते हैं। जैसे पहला प्लेसमेंट, जैसे इलीगल वे से पैसा आया उसको आपको पहले मेन इकोनॉमी में लाना है। उसके बाद लेयरिंग, उसे दिखाना है कि ये पैसा सही वे में आया है, मतलब कि सही तरीकों से अर्न किया गया है। उस पैसे के ऊपर लेयरिंग करना, ब्लैक इकोनॉमी से अर्न किए हुए पैसे को ये शो करना कि ये व्हाइट इकोनॉमी का ही पार्ट है, मतलब कि मेन स्ट्रीम इकोनॉमी का ही पार्ट है। उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर देना, मतलब कि मेन इकोनॉमी में लगा करके कुछ उससे लीगल सोर्सेस में पैसा इन्वेस्ट करना और उसे मेन इकोनॉमी में इंटीग्रेट कर देना। ये होते हैं स्टेजेस। अब तरीके कौन कौन से होते हैं कि आप किस किस तरीके से मनी लॉन्डर कर सकते हो। पहला चीज स्ट्रक्चरिंग, मतलब कि जो पैसा है, पैसा क्या रहता है, बल्क अमाउंट में आता है, छोटा मोटा पैसा नहीं आता है। सो बड़े पैसे को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना, पहला स्टेप होता है स्ट्रक्चरिंग। देन ट्रेड बेस्ड लॉन्ड्रिंग, मतलब कि ट्रेड के थ्रू दिखाना कि पैसा लॉन्डर हुआ है। फिर शेल कंपनीज, कई सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे टैक्स कम लगता है या जो इलीगल तरीकों को इलीगल नहीं मानती हैं, उन कंट्रीज में हम शेल कंपनीज बना लेते हैं। शेल कंपनीज मतलब कि फ्रॉड कंपनी, ऐसी कंपनी जो दिखाई तो गई है कि ये कंपनी है और ये काम कर रही है, बट रियल में वो कोई कंपनी होती ही नहीं है, वहां पर कुछ काम होता ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उन कंपनीज को बनाया जाता है पैसे को ट्रांसफर करने के लिए, ब्लैक मनी को कन्वर्ट करने के लिए व्हाइट मनी में। देन रियल स्टेट, इन सारे चीजों के थ्रू आप मनी लॉन्ड्रिंग कर सकते हो। अब मेन जो आज का मुद्दा है वो है पीएमएलए, प्रिवेंशन इन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। 2002 में इंडियन गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट के थ्रू ये एक्ट पास किया, जो कि मेन काम करता है कि हम मनी लॉन्ड्रिंग को रोक सके, साथ के साथ जो इलीगल मनी से प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट हो रहा है उस प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट कर सके, हड़प सके। बेसिकली ये एम करता है टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग रिलेटेड टू इलीगल एक्टिविटीज सच एज ड्रग ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग, टेरर फाइनेंसिंग। इन सारी एक्टिविटीज में जो पैसा लगता है उन चीजों को प्रिवेंट करने के लिए प्रिवेंशन इन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 लाया गया। इस डायग्राम के थ्रू पूरा दिखाया गया है कि कैसे मनी लॉन्डर किया जाता है। अब इसके मेन प्रोविजन की बात की जाए तो पहला ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, इसके अंतर्गत ये बताया गया कि किस ऑफेंस के लिए कितनी पेनल्टी दी जाएगी। फिर यही जो एक्ट है ये हमें राइट प्रोवाइड करता है कि आप प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट कर सकते हो अगर कोई प्रॉपर्टी इलीगल मनी के थ्रू, इलीगल सोर्स के थ्रू अर्न की गई है। रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, मतलब कि जितनी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हो गए, एनबीएफसीज हो गए, जो भी इंस्टीट्यूट जिनको थोड़ा सा शक हो रहा है कि जो ये पैसा है ये ब्लैक मनी है या ये गलत तरीके से इलीगल सोर्स से आया है, तो बैंकिंग एजेंसीज को रिपोर्ट करने की जरूरत है। उन्हें भी एक्टिवली अवेयर होकर के इन चीजों को रिपोर्ट करना पड़ता है। देन डेजिग्नेटेड अथॉरिटी एंड अपीलेट ट्राइब्यूनल, कई बार क्या होता है कि आप अगर ना खुश हो, मतलब कि आपको ऐसा लग रहा है कि ये जबरदस्ती का मुझे केस में फंसाया जा रहा है, मैंने कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की है, और आप
अथॉरिटी से ना खुश हो तो आप आगे एपेलेट ट्राइब्यूनल में इस केस को ले जा सकते हो और बता सकते हो कि ये तरीका मतलब कि ये मेरे ऊपर गलत एलिगेशंस लगाए गए। ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रिवेंट करना, डिटेक्ट करना, कॉन्फेस्टिकेट करना और इंटरनेशनली चीजों को कॉपरेट करना। सो ये था हमारा पीएमएलए का स्टैटिक पार्ट। अब जो आज की न्यूज आई है वो ये कहती है कि पीएमएलए एक्ट का सेक्शन 45 डील करता है कि आपको किन केसेस में बेल मिल सकती है। मैंने ऑलरेडी बताया इसके अंतर्गत ऑफेंसेस होते हैं और उससे रिगार्डिंग पनिशमेंट्स बताई गई हैं। अगर आपको पीएमएलए एक्ट के थ्रू पनिश किया गया है, आप कस्टडी में लिए गए हो, तो उस जगह पर आपको 2 कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी, तब जाके आपको बेल मिल सकती है। पहला जो कंडीशन है वो ये है कि जो कोर्ट्स बनाए गए हैं वो सेटिस्फाइड होने चाहिए कि would get bail on if the court was satisfied there were reasonable grounds for believing they were not guilty। मतलब कि पहला कि जो एक्यूज पर्सन है वो गिल्टी नहीं है, कोर्ट इस चीज से सेटिस्फाई होना चाहिए। दूसरा चीज, कोर्ट के पास गारंटी होनी चाहिए कि आने वाले समय में मतलब कि आगे ये पर्सन कभी भी मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में इन्वॉल्व नहीं होगा। सो ये जो 2 केसेस है, इन केसेस के बेसिस पर ही किसी भी पर्सन को जिसके ऊपर पीएमएलए एक्ट के थ्रू उसको कस्टडी में लिया गया है, तब जाकर उन्हें बेल दी जाती है। इसी एक्ट का एक क्लॉज है जो बात करता है, कोर्ट को अलाउ करता है कि अगर इस एक्ट में कोई विमेन या कोई पर्सन जो कि 16 साल से कम का है या फिर कोई सिक पर्सन जो बीमार पर्सन है, उसको बेल देने का प्रोविजन भी प्रोवाइड किया गया है। सो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में बताया कि पीएमएलए एक्ट के अंतर्गत अगर किसी पर्सन को अपनी कस्टडी में लिया है और वो सिक पर्सन है तो आप उससे बेल ग्रांट कर सकते हो। दिस वॉज ऑल अबाउट पीएमएलए एक्ट। आगे बढ़ते हैं। 99 cities recorded poor air quality a day after दीपावली। हम सब जानते हैं दीपावली के टाइम पर पॉल्यूशन थोड़ा सा पीक पर जा रहा होता है। फायर क्रैकर्स हो गया, विंड की कंडीशंस हो गई, अराइवल ऑफ विंटर सीजन के कारण जो सरफेस का टेम्परेचर है वो हो जाता है हाई प्रेशर, जिसकी वजह से जो एयर है वो ऊपर सर्कुलेट नहीं हो पाती है। इस वजह से भी एयर क्वालिटी काफी ज्यादा गिर जाती है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है एयर क्वालिटी इंडेक्स समझना। बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2014 से एयर क्वालिटी इंडेक्स रिलीज करना शुरू किया है। स्वच्छ भारत कैंपेन का ही पार्ट है एयर क्वालिटी इंडेक्स। इसके अंतर्गत हम कलर्ड इंडेक्स दिखाते हैं लोगों को, मतलब किसी सिटी की एयर क्वालिटी कैसी है उसको हम कलर्ड इंडेक्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, ताकि वो लोगों को इजीली अंडरस्टैंड हो पाए और लोग उस चीज के लिए अवेयर हो पाए कि हमारे शहर में किस तरह की एयर है, उसका क्या लेवल होना चाहिए और हम किस लेवल की एयर को अंदर ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं। इस एयर क्वालिटी के अंतर्गत बेसिकली 6 कैटेगरीज में से डिवाइड किया गया है। गुड क्वालिटी, सेटिस्फैक्ट्री, मॉडरेट, पुअर, वेरी पुअर, सीवियर एंड वेरी सीवियर, ये सारी कैटेगरीज है। यूपीएससी में पहले भी पूछा जा चुका है एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंतर्गत कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स को मेंशन किया जाता है या किन पॉल्यूटेंट्स के बेसिस पर इंडेक्स बनाई जाती है। सो बेसिकली 8 पॉल्यूटेंट्स हैं जो एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंतर्गत मेंशन किए जाते हैं। PM 2.5 एंड 1.0, देन ओजोन O3, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, लेड, अमोनियम, ये 8 पॉल्यूटेंट्स हैं जिनके बेसिस पर एयर क्वालिटी इंडेक्स बनाई जाती है। नेक्स्ट वन इज फूड इन्फ्लेशन डैम्पेंस दीपावली चीयर फॉर मिडिल क्लास। बेसिकली इस एडिटोरियल में एक फैमिली के बारे में डिस्कस किया गया है। उसमें बताया गया है कि अभी जो रिसेंट का समय चल रहा है उसमें फूड इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गया है। फूड इन्फ्लेशन होने की वजह से जो फैमिलीज हैं उन्होंने अपने मील में कट की हैं चीजें। फॉर एग्जाम्पल, जहां पहले लोग ग्रीन लीव्स हो गया, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गया, टोमेटो हो गया, पल्सेस हो गया, इन सारी चीजों का कंजप्शन करते थे तो उससे उनकी बॉडी में न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती थी। बट आज की डेट में जब इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, फूड इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो उन्होंने अपनी थाली से कुछ चीजों को रिमूव कर दिया है। उन चीजों को रिमूव करके उन्होंने पोटैटो को ज्यादा प्रायोरिटी दी है। क्यों? क्योंकि पोटैटो की कॉस्ट भी कम है, अवेलेबिलिटी भी इजी है।
तो इसकी वजह से उनकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो कहीं ना कहीं कम हो रही है। तो इस एडिटोरियल से मैं सिर्फ एक चीज समझाना चाहती हूँ कि किस तरह से इन्फ्लेशन का डायरेक्ट रिलेशन हमें न्यूट्रिशन से मिलता है, किस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से हमें कंट्री में माल न्यूट्रिशन या अंडर नरिशमेंट जैसी चीजें देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट वन इज राजस्थान eases process to extend lease period for acquiring minor minerals। इस एडिटोरियल में बताया गया है राजस्थान ने लीज पीरियड को बढ़ाया है माइनर मिनरल्स के एक्सकेवेशन को लेकर के। इसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है माइनर मिनरल्स को समझना। सेंट्रल गवर्नमेंट माइंस एंड मिनरल्स एक्ट 1957 के तहत कुछ मिनरल्स को आइडेंटिफाई करती है। मिनरल्स बेसिकली आउटपुट देखने के लिए, मतलब कि कंट्री में किस चीज का कितना प्रोडक्शन हुआ, क्या आउटपुट रहा, उस चीज को इजीली समझने के लिए गवर्नमेंट ने मिनरल्स को दो टाइप्स में डिवाइड कर रखा है, माइनर मिनरल्स और मेजर मिनरल्स। पॉइंट टू बी रिमेम्बर्ड, इस चीज को बिल्कुल आप कंफ्यूज मत करिएगा कि ऐसे मिनरल्स जो कि हमें कम क्वांटिटी में अवेलेबल है उन्हें माइनर मिनरल्स बोला जाता है, और जो ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है उन्हें मेजर मिनरल्स बोला जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मोस्टली लोग माइनर और मेजर अर्थ सोच करके यही कंक्लूड करते, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मैं बता दूं, ग्रेवल और सैंड जो इतने एबेंडेंस अमाउंट में अवेलेबल रहते हैं उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखा है माइनर मिनरल्स में। सो इसीलिए पॉइंट टू बी रिमेम्बर्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने आउटपुट को इजी करने के लिए मिनरल्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रखी है। नेक्स्ट वन इज, और साथ के साथ एक चीज और, माइनर मिनरल्स को लेकर के गवर्नमेंट ने डिसेंट्रलाइजेशन किया है, मतलब कि माइनर मिनरल्स को रेगुलेट करने का पावर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स के पास रहता है कि उसमें क्या आप कितना अमाउंट निकाल सकते हो, कितने अमाउंट की माइनिंग कर सकते हो, कौन सा एरिया डेजिग्नेट करना है माइनर मिनरल्स के लिए, ये सारी चीजें स्टेट गवर्नमेंट के एम्बिट में आती हैं। आगे बढ़ते हैं। India's first analog space mission kicks off at Leh in Ladakh। बेसिकली इंडिया ने अपना पहला मार्स एंड मून एनालॉग मिशन डेजिग्नेट किया है लद्दाख के ले डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट वन इज द नीलगिरी एज अ शेयर्ड वाइल्डरनेस। इस एडिटोरियल में नीलगिरी बायोस्फीयर के बारे में डिस्कशन किया गया। यूनेस्को की फर्स्ट साइट रही है नीलगिरी। नीलगिरी अपने एंडेमिक स्पीसीज, फ्लोरा फौना, डाइवर्सिटी और मतलब अपनी रिचनेस के लिए बहुत ज्यादा जानी जाती है। नीलगिरी बेसिकली 3 स्टेट्स में फैले हुए हैं, दैट इज केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु। इन 3 स्टेट्स में नीलगिरी का एक्सपेंशन देखने को मिलता है। अभी क्या हो रहा है, हमें नीलगिरी में मतलब कि थोड़ा सा कह सकते हैं कि लोगों का इंटरफेरेंस बढ़ गया है, चूंकि वो एरिया एंडेमिक है, चूंकि वहां पर मेजर स्पीसीज देखने को मिलती है, इसलिए वहां की टूरिज्म एक्टिविटी भी बहुत हाई हो गई है। टूरिज्म एक्टिविटी होने की वजह से वहां की जो एक कल्चर है, वहां का जो एक बायोडाइवर्सिटी थी वो कम होती हुई नजर आ रही है, या फिर उसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सो इस पूरे एडिटोरियल में बताया गया है कि जैसे वहां की ट्राइब्स थी, टोडा ट्राइब हो गई, अलग अलग ट्राइब थी, उन सबको नॉलेज था कि कैसे हमें यहाँ की एंडेमिक स्पीसीज को बचा कर रखना है, कैसे यहाँ पर फ्लोरा फौना फ्लरिश होते हैं, कौन सी स्पीसीज यहाँ रहती है, यहाँ का वेदर क्लाइमेट कैसा है, यहाँ पर कैसी चीजें कल्टीवेट करनी है। बट वहाँ की जो इंडिजिनस ट्राइब्स हैं वो भी कम हो रही हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने अपना पेशा छोड़ दिया है। पहले वो रिस्टोरेशन का काम करते थे, अब वो टूरिज्म में ज्यादा इन्वॉल्व होने लगे, जिसकी वजह से नीलगिरीज का एरिया कम हो रहा है, वहां पर ह्यूमन इंटरफेरेंस बढ़ रहा है। बट अब देखा जाए, बात किया जाए तो ये स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप बायोस्फीयर रीजन्स को कंजर्व करें, प्रिजर्व करें। जैसे वो एरियाज हैं वैसे ही वो बने रहे, इसकी ड्यूटी स्टेट गवर्नमेंट्स की है। बट लेकिन यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट अकेले ये काम नहीं कर सकती है। समय समय पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत एनजीओज हो गए या कोई इंस्टीट्यूट्स हो गए जो नेचर लवर है,
उन्होंने मिलकर कोशिश की है कि किस तरह से नीलगिरी वाले रीजन को कंजर्व्ड रखा जा सके, प्रोटेक्टेड रखा जा सके, वहाँ के एरिया को रीस्टोर किया जा सके। जो इन्वेजिव स्पीसीज है, जो उस एरिया में आ करके इन्वेट करके और जो वहाँ की एंडेमिक स्पीसीज को खतरा साबित कर रही है, उन्हें वहाँ से हटाया जा सके। इन सारी चीज़ों में ज़रूरत है कि हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को और बढ़ाएं। ऐसे इंस्टीट्यूट्स, ऐसे लोग जो नेचर लवर हैं, जो नेचर को अलग नज़रिए से देखते हैं, जिनका मेन काम ही है कि हम एरिया को कंजर्व कर सके, वो सब मिल करके अपने एफर्ट्स लगा करके नीलगिरी वाले रीजन को भी एक वैसा ही रखे जैसे वो कई डिकेड्स पहले एग्जिस्ट करता था। नेक्स्ट वन इज zeroing in and methane diplomacy at COP29। बेसिकली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29 जो कि UNFCCC मतलब कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, बेसिकली UNFCCC 1992 में हमारे सामने आया था। इसका मेन काम क्या था? क्लाइमेट चेंज को डील करना। सिमिलरली अभी जो बात चल रही है, अभी का जो मुद्दा है, तो COP29 होने वाली है अजरबैजान बाकू में 11 नवंबर से 22 नवंबर तक 2024 में ये मीटिंग होने वाली है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होने वाली है, जिसका मेन मुद्दा है फाइनेंस को लेकर के, क्लाइमेट फाइनेंस। ऐसा रिसोर्सेस, ऐसा फाइनेंस, ऐसा फंड जो कि हमें क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए, क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए स्पेंड किया जाएगा, उसे बोला जा रहा है क्लाइमेट फाइनेंस। बेसिकली हमने 1992 से, जब से UNFCCC बना है, तब से कई सारी COPs की है। जैसे कि 2015 में जो पेरिस एग्रीमेंट किया गया, बात उसमें अलग अलग एजेंडाज बनाए गए कि हम इंडस्ट्रियल लेवल से 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम रखेंगे, टेम्परेचर कम करने की बात की गई, ग्रीन हाउस गैसेस को डील करने की बात की गई, अलग अलग पॉलिसीज बनाई गई। बट कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ी कमी हमारे सामने आ रही है, वो आ रही है फाइनेंसेस की। तो अब की जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, वो बात कर रही है फाइनेंस के ऊपर। अलग अलग प्रोविजन ऑलरेडी डेवलप किए जा चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल डिफरेंशिएटेड पॉलिसी, शेयर्ड विजन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रोविजन, मतलब कि हमारे सामने सबसे बड़ी बात जो आई वो डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस की। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उन्होंने ऑलरेडी इतना एमिट कर दिया है, उनका एमिशन लेवल भी बहुत ज्यादा रहा है, साथ के साथ उनका डेवलप्ड का स्टेटस भी डेवलप हो गया। वही जो डेवलपिंग कंट्रीज है, वो अभी तक उन्होंने एमिशन भी इतना ज्यादा नहीं किया है, बट स्टिल वो सबसे ज्यादा खतरे में है। अगर क्लाइमेट चेंज की वजह से बढ़ रहा है, सी लेवल राइज हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन बढ़ रहा है, तो उसका सबसे ज्यादा इफेक्ट इन डेवलपिंग नेशंस पर ही पड़ रहा है, जबकि उनका कंट्रीब्यूशन कम रहा है। इसलिए शेयर्ड विजन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात की गई, लॉस एंड डैमेज फंड की बात की गई। ऐसा बोला क्या कि जो डेवलप्ड नेशंस है वो 2025 तक $100 बिलियन कंट्रीब्यूट करके देंगी, ताकि क्लाइमेट को फाइनेंस किया जा सके, क्लाइमेट चेंज को रोका जा सके। ये सारे अलग अलग प्रोविजंस लाए गए सामने हमारे UNFCCC के द्वारा। अभी रिसेंटली जो COP29 अरेंज होने वाली है अजरबैजान में, वो भी फाइनेंस के ऊपर ही बात करेगी कि किस तरह से कंट्रीज को कंट्रीब्यूट करना चाहिए, किस तरह से कंट्रीज को मिलकर क्लाइमेट चेंज को रोकना चाहिए। यहाँ पर कंट्रीज जो है मेजरली फाइनेंस के बारे में बात करेंगी, बट उससे भी इम्पोर्टेंट मुद्दा ये है मीथेन, जिसे हमने अभी तक किसी भी कोप में ज्यादा डिस्कस नहीं किया है। अगर देखा जाए तो जो मीथेन है वो 10 सालों तक एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करती है, साथ के साथ उसके पास ज्यादा पोटेंशियल है कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा, कि वो ग्रीन हाउस गैस को, मतलब कि ग्रीन हाउस गैसेस में अगर आप कंपैरिजन करोगे तो मीथेन के पास ज्यादा पोटेंशियल है हमारी अर्थ को वार्म अप करने के लिए। इसलिए फाइनेंस की अगर बात की जाए तो इस मुद्दे को लेकर के इसमें यूनाइटेड नेशंस और चाइना के बीच में भले कितने ही डिफरेंसेस हो, बट दोनों मिलकर इस मुद्दे को लेकर के, मीथेन को लेकर के एक ही पेज पर लाई करती है। दोनों ने पिछले जो दुबई में मीटिंग हुई थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी, उसमें दोनों ने मिलकर मीथेन पॉलिसी को भी साइन किया कि 2030 तक हम मीथेन का एमिशन कम कर सके, ताकि हमें ज्यादा समय मिल सके क्लाइमेट चेंज को
रोकने का। सिमिलरली अगर देखा जाए कंट्रीब्यूशन लेवल का, एमिशन में कंट्रीब्यूशन, तो ग्रीन हाउस गैस में मीथेन के कंट्रीब्यूशन को देखा जाए तो पहले नंबर पे यूएसए है, दूसरे नंबर पे चाइना है, तीसरे नंबर पर इंडिया है। बट इंडिया के साथ प्रॉब्लम ये है कि मेजरली जो मीथेन का एमिशन है उसमें से 74% एमिशन आता है एग्रीकल्चर सेक्टर से, एनर्जी सेक्टर से आता है 11%, इंडस्ट्रियल प्रोसेस से आता है केवल 1%। और इंडिया एक एग्रीकल्चरल डोमिनेट कंट्री है, मतलब कि इंडिया की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। हमारी सारी चीजें एग्रीकल्चर से ही डिपेंडेंट है। अगर हमने अपने मीथेन के टारगेट्स को बाइंडिंग नेचर में ले लिया कि हम 2030 तक इतना मीथेन एमिशन लेवल कम करेंगे, तो कहीं ना कहीं इससे हमारे ऊपर एडवर्स इफेक्ट आएगा। जो हमारी एग्रीकल्चरल लोग हैं उनके ऊपर गलत इफेक्ट आएगा। उनके पास कोई अदर सब्सटेंटिव अवेलेबल नहीं है, अदर कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है जिस पर वो शिफ्ट कर सके। इसलिए इस एडिटोरियल में डिस्कस किया गया है कि अगर आप चाहते हो क्लाइमेट चेंज को और बेहतर तरीके से डील करने के लिए, तो जैसे यूएसए और चाइना एक ही पेज पर हैं कि मीथेन का एमिशन लेवल कम किया जाए, और साथ के साथ आपको इस चीज को कनेक्ट करना चाहिए फाइनेंस से। मतलब कि जो कंट्री जितना कम मीथेन को एमिट करेगी उतना ज्यादा उन्हें फाइनेंस दिया जाएगा। मतलब कि कंट्री अगर स्टेप्स उठा रही है मीथेन एमिशन लेवल कम करने का, तो उन्हें फाइनेंस के थ्रू मदद की जाएगी, ग्लोबल लेवल पर टेक्नोलॉजी दी जाएगी, फाइनेंसेस दी जाएंगी ताकि वो और बेहतर तरीके से काम कर सके। Next one is elephant deaths. Official awaits autopsy reports. Activists demand CBI probe. बेसिकली मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ नेशनल पार्क में देखा गया कि अप्रॉक्स 10 एलिफेंट्स की डेथ हो गई एक साथ। हमारे लिए ये न्यूज इसलिए इम्पोर्टेंट है, सिर्फ हमारे लिए ये न्यूज इतनी इम्पोर्टेंट है कि हमें बांधवगढ़ नेशनल टाइगर रिजर्व को समझना चाहिए। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश के अंतर्गत एक नेशनल पार्क है जिसे टाइगर रिजर्व भी डिक्लेयर कर दिया गया है। ये टाइगर रिजर्व अपनी डेंसिटी के लिए फेमस है। मतलब कि पूरे ऑल इंडिया लेवल पर अगर डेंसिटी देखा जाए तो 8 किलोमीटर में एक टाइगर हमें देखने को मिलता ही है। बट रिसेंटली ये टाइगर रिजर्व अपने एलिफेंट डेथ्स के कारण न्यूज में सामने आया है। नेक्स्ट वन इज विवेक देब्रॉय, पीएम्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल चेयरमैन नो मोर। बेसिकली विवेक देब्रॉय जो कि प्रधानमंत्री की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के भी पार्ट थे, नीति आयोग के भी पार्ट थे, प्लानिंग कमीशन के भी पार्ट थे, साथ के साथ ये मतलब कि एक एडवाइजर तो थे ही, इनका कंट्रीब्यूशन टेक्स्ट को लेकर के, लिटरेचर को लेकर के भी बहुत अच्छा रहा है। ये संस्कृत के स्कॉलर रह चुके हैं, ये अलग अलग ट्रांसलेशन प्रोवाइड करते हैं, एंशियंट टेक्स्ट को यूथ के लिए एक्सेसिबल बनाने के लिए इन्होंने कई सारे काम भी किए हैं। नेक्स्ट वन इज इंडिया साइलेंट आफ्टर यूएस इम्पोजेस सैंक्शन ऑन 19 इंडियन एंटिटीज। बेसिकली यूएस ने कुछ 19 इंडियन एंटिटीज पर सैंक्शन लगाए हैं। क्यों? क्योंकि वो रशिया के साथ डील आउट कर रहे हैं। वी ऑल नो रशिया और यूक्रेन के बीच में डिफरेंसेस हुए, इस बीच यूएसए बीच में आया कि जो भी कंट्री रशिया के साथ ट्रेड करेगी उसके ऊपर सैंक्शन लगाए गए। सिमिलरली इंडिया की 19 ऐसी एंटिटीज सेलेक्ट की गई जिन पर सैंक्शन लगाया गया, बट इंडिया ने अभी तक इसके रिगार्डिंग कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है। नेक्स्ट वन इज इंडिया स्पेल्स आउट फाइनेंस नीड्स फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। बेसिकली COP16 चल रही है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की। इसको पहले समझते हैं। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक मल्टीलैटरल ट्रीटी है जो कि बात करती है कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कैसे कंजर्व किया जाए, और जो बायोलॉजी से हमें डेटा मिल रहा है, जो टेक्नोलॉजी मिल रही है, उसे हर एक कंट्री को इक्वली अवेलेबल किया जा सके ताकि वो उस चीज को अपने ग्रोथ के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए, क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए यूज कर सके। देखा जाए सीबीडी का ओरिजिन कहाँ से हुआ है तो 1992 में कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को लाया गया था। इसे 1994 में
सब कंट्रीज को दिया गया कि आप इससे साइन करिए और इसके पार्ट बनिए। करेंटली 196 कंट्रीज इसका पार्ट है और इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो मॉन्ट्रियल कनाडा में है। इसके मेजरली 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करना, स्पीसीज डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी और हैबिटेट डाइवर्सिटी को कंजर्व करना, सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, the fair and equitable sharing of the benefit arising out of the utilization of genetic resources। जो भी जेनेटिक रिसोर्सेज से हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है उसका फेयर इस्तेमाल हो सके, यही इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। इसके अंतर्गत 2 इंटरनेशनली बाइंडिंग प्रोटोकॉल साइन किए गए। पहला है कार्टेगेना प्रोटोकॉल जो कि 2000 में अडॉप्ट किया गया था। ये बात करता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट को लेकर के। दूसरा, नगोया प्रोटोकॉल जो 2010 में लाया गया था। ये जेनेटिक रिसोर्स के इंफॉर्मेशन से रिलेटेड डील करता है कि कैसे ट्रांस बाउंड्री जेनेटिक इंफॉर्मेशन को फैलाया जाएगा, कैसे उसका फेयर एंड इक्विटेबल यूज किया जाए। थर्ड वन इज आईची टारगेट्स। बेसिकली 20 टारगेट सेट किए गए थे जो कि बायोलॉजिकल कंजर्वेशन को लेकर के 2020 तक हमें अचीव करने थे। ये सारा पार्ट है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का। इसका अभी 16th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हमारे सामने चल रही है। नेक्स्ट वन इज नागा ग्रुप्स अर्जेस सेंटर टू फाइनलाइज पीस डील दिस ईयर। 2019 में नागा गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट के बीच में एग्रीमेंट हुआ था। उस एग्रीमेंट में बताया गया था कि जो इंडिया का पासपोर्ट है उसमें नागास को लेकर के एक अलग पेज, उनको एक अलग आइडेंटिटी देने की बात की गई थी। बाय कैमरल लेजिस्लेचर देने की बात की गई थी नागालैंड को। इन सारी चीजों को लेकर के 2019 में दोनों नागालैंड की गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट एक पेज पर आई थी। उन्होंने एक अकॉर्ड साइन किया था। उसे ऐसा माना जा रहा है कि 2024 में अब उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टेप्स उठाए जाएंगे। रिवीजन की तरफ चलें तो फर्स्ट वन इज मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। यूनियन गवर्नमेंट का एक मिशन चल रहा है 2014-15 से जो कि हॉर्टिकल्चर को लेकर के बात करता है। उसमें अब नए 4 कंपोनेंट्स जोड़ने की बात की जा रही है। बेसिकली हाइड्रोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स, वर्टिकल फार्मिंग और प्रिसीजन एग्रीकल्चर। बेसिकली होता क्या है, 2014-15 से गवर्नमेंट ने ये मिशन चालू किया है जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, रूट्स, कोकोनट, बैम्बू, इन सारी चीजों के कल्टीवेशन को लेकर के गवर्नमेंट इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर रही है। इसके अंतर्गत अलग अलग मिशंस चलाए गए। इसकी अगर फंडिंग की बात की जाए तो बेसिकली 60-40 रेशियो के एवरेज से दोनों यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट फंडिंग प्रोवाइड करती है। मिशन की बात की जाए तो नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन हो गया, बैम्बू मिशन हो गया, कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड हो गया, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर भी बनाया गया है नागालैंड में 2006-7 में। नेक्स्ट वन इज ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन। 2004 से हर साल वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन रिलीज किए जाते हैं जिसमें बताया जाता है ग्रीन हाउस को लेकर के स्टेटस कि आखिर कौन सी ग्रीन हाउस सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कर रही है, किसका लेवल ज्यादा बढ़ रहा है। सिमिलरली अगर इस बुलेटिन की 2024 की हाइलाइट्स देखी जाए तो ग्लोबली जो कार्बन डाइऑक्साइड का सरफेस कंसंट्रेशन है वो हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और साथ के साथ कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी सबसे इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है जो कि ग्लोबल लेवल पर टेम्परेचर बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। 64% जो ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से बढ़ रहा है। मेजरली कार्बन डाइऑक्साइड हमें फॉसिल फ्यूल के कंबस्शन से ही बाहर सामने आ रही है। सेकेंड पावरफुल जो ग्रीन हाउस गैस है वो है मीथेन। मीथेन का कॉन्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो 16% है। नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, ये सब 6% तक कंट्रीब्यूट करते हैं ग्रीन हाउस गैस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट वन इज शिमाचलम टेम्पल। बेसिकली ये एक टेम्पल है जिसको रिसेंटली आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक्सकवेट, उसके एक्सकवेशन में हमारे सामने एक एविडेंस सामने आया है या यूं कह लो कि तेलुगु इंस्क्रिप्शन सामने आया है। अगर देखा जाए तो शिमाचलम टेम्पल जो है वो वरा लक्ष्मी नरसिम्हा टेम्पल है। वराह जी को डेजिग्नेटेड एक टेम्पल है जिसे गजापति रूलर्स ने 11th सेंचुरी पे बनवाया था। ये जो यहाँ पर प्रिसाइडिंग डीटी है वो नरसिम्हा जी हैं।
ये इसका अगर आर्किटेक्चर देखा जाए तो कलिंगा प्लस द्रविडियन स्टाइल दोनों को मिक्स करके इस टेम्पल को बनाया गया है। नेक्स्ट वन इज नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसे 2020 में बनाया गया मेडिसिनल एजुकेशन को लेकर के कि किस तरह से मेडिसिन एजुकेशन में पॉलिसीज बनाएंगी, इन सब चीजों से डील करने के लिए ये एपेक्स बॉडी है। नेक्स्ट, मिशन अमृत सरोवर 2022 में मिशन अमृत सरोवर लॉन्च किया गया था जिसका मेन काम था वेटलैंड्स को कंजर्व करना। 75 अमृत सरोवर डेजिग्नेट किए थे, बट आज की डेट में 60,000 अमृत सरोवर्स को कंस्ट्रक्ट किया गया या फिर रीस्टोर किया गया है। So this was all about today. Thank you so much. Hope you all like the session. हमारे टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम और यूट्यूब की लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। इस पूरी लेक्चर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। अब आप भी फटाफट वापस से अपनी स्टडीज में लग जाइए और अपनी स्टडीज को पेसअप कर लीजिए। थैंक यू सो मच।